यहाँ पर वो मादा से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर हमने इसको प्रलोभन यानी इसको बहकाया हुआ है और सारे नर इसमें आके अंदर फंस जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते। देख रहे हैं आप इसमें फंसे हुए हैं। अगर आपको देखभाल के लिए यानी मॉनिटरिंग करना है, 2 ट्रैप पर एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में लगा सकते हैं। आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे खेत में ये कीट आ चुका है। 25 से 30 रुपए का इसमें एक खर्चा आता है। 60 रुपए में आपके खेत की निगरानी होगी इसके द्वारा, फेरोमोन ट्रैप के द्वारा, कि आपके खेत में कीड़ा आने वाला है या नहीं, ये इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। आईपीएम की दूसरी प्रमुख विधि फसल में ट्राइको कार्ड लगाना है। इस विधि से तना छेदक के साथ पत्ती मोड़क कीट की संख्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है। पत्ती मोड़क कीट धान की पत्तियों को मोड़कर उन्हें सुरंग जैसा बना देता है और उसमें छिपकर पत्ती को खाता है। ट्राइको कार्ड लगाने से कीड़ों के अंडे से सूडियां नहीं निकल पाती, जिससे फसल को नुकसान नहीं होता। 1 एकड़ खेत में 1 से 3 ट्राइको कार्ड लगाए जा सकते हैं। इसकी कॉस्ट क्या होगी डॉक्टर साहब? इसकी कीमत है 45 रुपए और आपको 1 एकड़ में 2 ट्राइको कार्ड लगाने हैं जो 90 रुपए की कीमत के होंगे। इसे आसानी से ऐसे काट लेंगे। इसको शाम के समय पत्ती के नीचे की साइड में इस तरह से स्टेपल करेंगे। इसको ऐसे छोड़ देना है और ये निकलते ही पूरे खेत में मूवमेंट करेगा, देखेगा और सर्च करेगा कि जहाँ जहाँ अंडे दिए हुए हैं उसके अंडे में ये अपने अंडे दे देगा। तो इसे तना छेदक की सुंडी न बन के आपके खेत की सुरक्षा करेंगे। ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान सा तरीका है। आप इसको अपनाएं और आपके खेत में लगने वाला तना छेदक, उससे निजात पा सकते हैं। तना छेदक या गोब की सूंडी का अधिक प्रकोप होने पर इसका नियंत्रण वैज्ञानिक की सलाह के अनुसार करें। साहब मैं ये पौधा दिखाना आया था, मेरी समस्या थी है खेत में। हाँ देखो, इसमें गोब की सुंडी लगी है, ध्यान से देखो। ये गोब की सुंडी है, खा गई और ये पूरी गोब सूख गई। आप इसे खींचोगे तो खींची चली आएगी, खबी हुई है। इसके लिए आप क्या किया करो, रोज़ खेत में जाया करो और ऐसे हाथ मारा करो पत्तियों पे। भूरे रंग की और सफ़ेद रंग की तितली जैसी उड़ती हुई नज़र आए तभी उस खेत में पानी भर के 8 किलोग्राम कार्टेप 1 एकड़ में डाल दिया करो। उससे ये सही हो जाएगी। बाकी आपके पौधे में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। पत्ती मोड़क कीट की सूडियों को नष्ट करने का एक आसान तरीका ये भी है कि पत्तियों में कीड़ा दिखाई देने पर किसान भाई रस्सी पकड़कर पूरे खेत में घूम जाएं। इससे सूडियां नीचे गिरकर मर जाएंगी। तब ये क्या हो रहा है? ये पाटा लगाना कहते हैं इसे। इससे क्या होगा जी? इससे आपके खेत में जो है ना, कल्ले ज़्यादा निकलेंगे, जड़ों का विकास अच्छा होगा, पूरे पौधे का विकास बहुत अच्छा होगा और जो कीड़ों के अंडे होंगे जो पत्ती के ऊपर हैं वो भी नीचे गिर जाएंगे, तो कीड़ों का अटैक भी कम होगा। ये टूटे नहीं जी? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप देखोगे ये जब चलेगा नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर उठ जाएंगे। ध्यान ये रखना, खेत में पानी जरूर भरा होना चाहिए, सूखे में नहीं चलना। अच्छा जी। भूरा फुदका और तेला या माहू फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं। भूरा फुदका बहुत छोटा कीट है जो जमीन से थोड़ा ऊपर तने पर रहते हुए उसका रस चूसकर पौधों को कमजोर करता है। इनका प्रकोप होने पर खेत से पानी निकाल देना चाहिए। बासमती धान की फसल में कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए कुछ मित्र कीट भी पहचाने गए हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाकर इनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं। रसायनों का कम से कम प्रयोग मित्र कीटों को फसल की ओर आकर्षित करता है, जिसका लाभ मिलता है। ड्रैगन फ्लाई एक उपयोगी मित्र कीट है जिसे अक्सर खेतों में देखा जा सकता है। भृंग कीट भी मित्र कीट हैं जो माहू कीट को खाकर इसकी संख्या को नियंत्रित करते हैं। मेंटिस भी एक लाभकारी कीट है जो हानिकारक कीटों को खाकर खेत में इनकी संख्या को नियंत्रित करने का काम करता है। धान के खेत में विभिन्न प्रकार की मकड़ियां पाई जाती हैं जो कीड़ों और उनके अंडों को अपने जाल में फंसाकर खेत की सुरक्षा करती हैं। किसानों को लाभकारी कीटों की पहचान होनी चाहिए ताकि इन्हें नष्ट करने से बचा जा सके। यदि आईपीएम तकनीक से कीटों का प्रबंध किया जाए तो इनकी संख्या नियंत्रण में रहती है। फिर भी यदि किसी कारणवश कीड़ों की संख्या नुकसानदेह स्तर तक बढ़ जाए
तो रासायनिक दवाओं का सीमित उपयोग वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार करना चाहिए। बासमती चावल की फसल में लगने वाले रोगों में बकाने या झंडे वाला रोग एक प्रमुख बीमारी है, जिससे फसल को गंभीर नुकसान पहुंचता है। बीज उपचार, पौध उपचार एवं पानी भरकर नर्सरी उखाड़ने से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा झोंका रोग, गर्दन तोड़, शीथ ब्लाइट, हल्दी गांठ रोग, भूरा धब्बा रोग एवं जीवाणु झुलसा रोग फसल को प्रभावित कर नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तूड़ा बासमती है, इसमें देखना चाहिए क्या बीमारी आ रही है, तो हमारा खेत सारा बेकार होता जा रहा। जो मुख्य रोग है इसमें, ये जीवाणु झुलसा रोग बोलते हैं इसको। और ये इसमें जो है रोग जो है पत्ती के किनारों से लेके नीचे की तरफ बढ़ता है, जैसे पीलापन दोनों तरफ बढ़ रहा है, ये बढ़ता है और इस रोग से नुकसान काफ़ी होता है। इसके नियंत्रण के लिए हमको, अगर हम कोई नत्रजन वाली उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं जैसे यूरिया, तो उसका हमको प्रयोग बंद कर देना चाहिए। जल निकास पानी इसमें नहीं लगना चाहिए, अगर पानी जैसे इस समय ठीक है ऐसा है, और पानी इसमें रुके ना। और तीसरा जो है, इसके रासायनिक उपचार के लिए एक दवा आती है एग्रीमाइसिन, उसका जो है एक पाउच करीब 16 ग्राम का आता है, उसको लेके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा है, उसके 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से उसका छिड़काव जो है करेंगे हम इसमें। और पूरे 1 एकड़ खेत में कम से कम 300 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए, और उसी के हिसाब से हमको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से दवा का प्रयोग करना चाहिए। फसल में बालियां आने के बाद कीटनाशक या फफूंदी नाशक दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। अधिक रसायनों का प्रयोग करने से बासमती की गुणवत्ता प्रभावित होती है और इसका सीधा असर निर्यात पर भी पड़ता है। बासमती धान की कटाई आमतौर पर अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से लेकर नवंबर के पहले पखवाड़े तक की जाती है, परंतु किस्म के अनुसार इस समय में कुछ फेरबदल हो सकता है। फसल की कटाई तभी करें जब बालियों का रंग हरे से भूरा हो जाए, लेकिन अगर देर से आई बालियों के नीचे के 5-7 दाने हरे हों तो भी कटाई की जा सकती है। बासमती में कटाई का बहुत महत्व है। यदि आपने जल्दी काट दिया तो हरे दाने रह जाएंगे, हरे दाने रहेंगे तो आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। और ये बासमती कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट के लिए, विदेशों में जानी है। ज़रा भी कमी हुई तो आपके समझो एक्सपोर्टर के जब मिल में माल जाएगा, चावल ख़राब निकलेगा तो वो फिर उसका पैसा नहीं देने का। तो आपने क्या ध्यान रखना है, पहले आप पौधे को ऐसे पकड़ो, ऐसे देखो और इसको ध्यान से देखो, नीचे की भी ये जो बालियाँ हैं, ये दाने सब पक गए हैं, तब काट दो। और 11-21 की जो वैरायटी है वो झड़ती है। झड़ने का कैसे पता चलेगा, ऐसे एक बाली पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे हल्के से दबाओ, देखो थोड़ा सा हल्के से दबाओगे, ये दाने हाथ में आ गए। हाथ में आ गए मतलब ये झड़ने वाली है। तो यदि ज़्यादा पका दिया तो ये खेत में रह जाएगी सारी, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आने का। तो आप इस बात का ध्यान रखें, यदि नीचे के दाने कभी हरे भी रह जाएं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इधर देखो ये चौधरी साहब, ये दाने हरे दिख रहे हैं, इनकी चिंता मत करो, इन्हें पकाओगे तो बढ़िया दाने झड़ जाएंगे। थोड़े दाने रह जाएं 2-4 नीचे के तो उनकी चिंता मत करो, बाकी ये खेत इस समय काटने के लायक है। ऐसी खेती आपकी हो उसको काट देना चाहिए। फसल की कटाई में देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा दानों के झड़ने की संभावना बढ़ जाती है और पकी हुई फसल के दाने चावल निकालते समय अधिक टूटते हैं। इससे बाजार में कम कीमत मिलती है। फसल की कटाई हाथ से करने पर हमेशा जमीन से 8 इंच ऊपर से करनी चाहिए। बासमती धान में कटाई का विशेष महत्व है। किसान भाइयों को ये बहुत आवश्यक है, इसका ध्यान रखें कि उसकी कटाई कैसे करनी है। अधिकतर किसान भाई ज़मीन से मिला के काट देते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, बासमती धान की कटाई कर रहे हैं तो ज़मीन से 6 से 8 इंची ऊपर से काटें। ऐसा करने से जब आप इसको सूखने के लिए छोड़ते हैं तो बासमती के दाने मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे, जिससे उनका रंग ख़राब नहीं होगा, उनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी और अच्छी क्वालिटी का बासमती इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। सूखने में भी कम समय लगेगा। जैसे कि आप ज़मीन से मिला के काटते हैं
तो आपको 6-7 दिन तक सुखाना पड़ता है। इसमें आप 1 या 2 दिन में अपने धान को सुखा सकते हैं और इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं ऐसे काटिए, इस तरह से सुखाइए। बासमती चावल की भीनी सुगंध और स्वाद को दुनिया के हर घर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि उस बासमती चावल की किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग का काम आप सभी जानते हैं राइस मिल में होता है। प्रोसेसिंग करके हम उच्च गुणवत्ता वाला चावल तैयार करते हैं। ऐसी ही एक राइस मिल में आज हम आए हैं और हम देखेंगे कि विभिन्न चरणों में बासमती धान से चावल किस तरह से तैयार किया जाता है, पैक किया जाता है एवं किस तरह से दुनिया, देश विदेश सभी जगह पर इस चावल को पहुंचाया जाता है।